निचले स्तरों से संभलने की कोशिश में बाजार। दिन के निचले स्तर से निफ्टी करीब 150 अंक सुधरकर 23,700 के पास। वही बैंक निफ्टी में करीब 650 अंकों की रिकवरी। ऑटो शेयरों में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट। इंडेक्स 2.5% से ज्यादा टूटकर सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर एमएनएम, मारुति और अशोक लेलैंड 3% तक फिसले। टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो भी 2 से 3% तक कमजोर। गैस शॉर्टेज से इंडक्शन कुकटॉप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में रफ्तार। टीटी के प्रेस्टीज 6% तक भागा। बटरफ्लाई, गांधीमती भी मजबूत। और ईरान वॉर के असर से टूरिज्म पर असर। हॉस्पिटैलिटी शेयर कमजोर। इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, जुनिपर होटल्स में 1 से 2% की गिरावट। वहीं लेमन ट्री 2.5% तक टूटा। एलपीजी सप्लाई संकट से बोरोसिल का शेयर करीब 4.5% टूटा। बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस अस्थायी रूप से बंद। जयपुर में ओपल ग्लास फर्नेस की क्षमता भी घटी। पावर और एनर्जी शेयरों में तेजी का करंट। अदानी टोटल गैस, गेल, गुजरात गैस में 3 से 9% का जोरदार उछाल। अदानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, एनएलसी इंडिया और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 3 से 5% की तेजी। नमस्कार, एनालिस्ट नीतिलेश पावस्कर। नीतिलेश जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र इस वक्त के बाजार पर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार के निचले स्तरों से सुधरने की कोशिश है, लेकिन निफ्टी में गिरावट है। फिलहाल 125 अंक गिरकर 23,739 के लेवल पे निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट हावी होती हुई। वहीं निफ्टी बैंक यहाँ पर थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स और गिरावट थोड़ी ज्यादा है। करीब 550 अंकों से ज्यादा गिरकर 55,196 के लेवल पे बैंक निफ्टी यहां पर कारोबार कर रहा है। वहीं हम देखेंगे कि जो सेक्टर वाइज आज भी देख रहे हैं, ऑटो में लगातार दूसरे तीसरे दिन यहां पर गिरावट हावी होती हुई और इंडेक्स आप देख सकते हैं 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से भी आज बाजार में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी में आज जरूर हल्की रिकवरी नजर आ रही है। प्राइवेट बैंक्स लगातार तीसरा दिन है जहां पर हम आज गिरावट हावी होती हुई देख रहे हैं। इसके अलावा हम एक बार निफ्टी के टॉप लूजर्स और गेनर्स पर भी नजर डालेंगे। गेनर्स की अगर बात करें तो आप देखिए, कोल इंडिया लगातार बस होता हुआ कोल इंडिया पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं अच्छी तेजी नजर आ रही है। आज भी आप देख सकते हैं 4.25 से 4.5% के बीच की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। एनटीपीसी एनर्जी स्टॉक्स, एनर्जी सेक्टर से अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2% से ज्यादा की तेजी है। पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस, यहाँ पर आप देखेंगे लगातार 1 से 1.5% के बीच की अच्छी तेजी नजर आ रही है। निफ्टी के लूजर्स पर अगर आप नजर डालें और टॉप लूजर्स उसमें देखेंगे तो आज ऑटो सेक्टर पर भारी दबाव है, जिसके चलते एमएनएम आज देख सकते हैं निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। यहां पर आप देखेंगे 3.25% से ज्यादा की गिरावट है। आयशर मोटर्स में भी 3 से 3.25% की गिरावट। मारुति सुजुकी, ट्रेंट, अल्ट्राटेक और इंटरग्लोब एविएशन यहां पर आप देख सकते हैं 2 से 2.5% की गिरावट इस वक्त हावी होती हुई। आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालेंगे एडवांस और डिक्लाइन के रेशो पर। आप यहां पर देख सकते हैं इस वक्त 1158 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं 1713 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए। चलिए, मार्केट चेक मैंने आपको दिया, लेकिन टेक्निकली मार्केट कैसा लग रहा है, आपको क्या रणनीति बनाना चाहिए इन लेवल्स पर और गिरावट के बाजार में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये नीतिलेश जी से समझ लेते हैं। जी नीतिलेश जी, बताइए इस वक्त आप किस तरह से बाजार की चाल को देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बाजार में अभी का जो माहौल है, हाई लेवल से काफी सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अभी सेलिंग आ रहा है मेरे हिसाब से इतना बड़ा सेलिंग नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो बेस फॉर्म करने की कोशिश करेगा। 23,500 से लेके 23,650 ये लेवल उसके लिए एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया होगा। तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग जाना पसंद करूंगा हेज पोजीशंस के साथ। अभी मार्केट जो चल रहा है 23,740 750 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो 23,500 का एक पुट ऑप्शन में हेज करके इसमें लॉन्ग इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके मार्केट फिर से 24,200 24,150 ये लेवल्स क्या हो सकता है, दिखा सकता है।
तो स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरा 23,500 के नीचे होगा और मैं 23,500 का पुट भी साथ-साथ लेके चलना पसंद करूँगा। इस हिसाब से मेरा पोज़ीशन हेज हो जाएगा और ऊपर में मैं देखना पसंद करूँगा कि 24,150 24,200 ये लेवल के आस-पास। और दूसरा जो मैं इंडेक्स के ऊपर अभी थोड़ा-सा राय बना रहा हूँ वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने निचले लेवल के हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पे 55,000 से लेके 54,800 एक काफ़ी अच्छा बेस है, डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं आरएसआई में, तो मैं यहाँ पे 55,350 ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो इसमें मैं एक लॉन्ग जाना पसंद करूँगा। अभी वो जो है वो 55,200 के आसपास है। 55,350 जैसे ही क्रॉस होगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करूँगा। 55,000 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और हायर लेवल के ऊपर में फिर से जो ऊपर में जो एक कैप एरिया है 57,500 50,600 वहां तक मैं एक विचार क्या कर रहा हूँ देख रहा हूँ। तो 17 मार्च के हिसाब से एक ट्रेंड चेंज हो सकता है और आने वाला जो सेकंड हाफ है मार्च का तो वहां पे एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड में देखने को हमें मिल सकता है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना मैं यहाँ पे पसंद। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप लॉन्ग की पोजीशन बनाइए। लेवल्स भी यहाँ पर मिथिलेश जी ने बताए हैं, उन लेवल्स का खास तौर से आप ध्यान रखिएगा। और सेकेंड जो देख रहे इस मंथ का सेकेंड हाफ रहेगा वहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम बाजार के लिए बनता हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू कर लेंगे। और पहला सवाल हमें यूट्यूब से मिल रहा है। राम का सवाल है, कोल इंडिया के 1200 शेयर्स है और 400 रुपये के बाइंग प्राइस पे इन्होंने खरीद के रखा है। कोल इंडिया लगातार यहाँ पर तेजी नजर आ रही है, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो कोयले का डिमांड है वो भी बढ़ जाए और यहाँ पर कंपनियां भी लगातार देखिए अब प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी विचार कर रही। काफी सारे एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव वो बताया और आज देखिए कोल इंडिया अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है और आज आप देख सकते हैं 4.5% तक का उछाल है। पिछले 6 महीनों के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पर राम की बात करें तो यहाँ पर भी इन्हें 78,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है इन लेवल्स पर। नितिलेश जी, कोल इंडिया लगातार खबरों की वजह से इस शेयर में हम बस देख रहे हैं और कोयले की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस तरह की क्राइसिस यहाँ पर कच्चे तेल में उबाल है, एनर्जी को लेकर क्राइसिस बढ़ गई है, गैस एंड ऑयल शेयर्स में हम देख रहे हैं कि दबाव भी नजर आ रहा है, लेकिन क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। आने वाले दिनों में कोल इंडिया में क्या और कोई बड़ी तेजी भी आती हुई नजर आएगी? देखो पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूंगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, सब लोगों के पोर्टफोलियो रेड में है और इनका एक शेयर अच्छा चमक रहा है, तो पहले तो इनको बधाई, अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया है। लेकिन हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 480 475 के आसपास अक्टूबर 2024 में उस लेवल को ब्रेक डाउन किया था, तो वही सपोर्ट अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 470 475 के आसपास अभी ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मेरे हिसाब से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेनी चाहिए 50% 60% और बाकी की जो क्वांटिटी है वो 430 के स्टॉप लॉस के साथ आप जरूर होल्ड करें। जैसे ही स्टॉक 490 ये लेवल क्रॉस करेगा तो फिर एक अच्छे खासी रैली यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। 560 ये लेवल्स भी क्या हमें हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटी जरूर बुक करें क्योंकि स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो ट्रेडिंग बेसिस बाकी की क्वांटिटी के लिए आप पोजिशन रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 50 से 60% के प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। इसके साथ ही 430 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 490 का एक लेवल अहम होगा और 560 तक के लेवल्स भी हो सकता है आने वाले दिनों में कोल इंडिया में आपको नजर आए। तो ओवरऑल यहाँ पर बुलिश और पॉजिटिव नजरिया कोल इंडिया को लेकर। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे और अगला सवाल भी हमें यूट्यूब से मिल रहा है। कृष्णा का सवाल है, इनके पास भेल के 1500 शेयर्स है, 291 इनका बाइंग प्राइस है और शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये इस पर राय चाहते हैं। फिलहाल इन लेवल्स पर 38,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है क्योंकि 291 इनका बाइंग प्राइस है। आज भले ही हम भेल में अच्छी तेज़ी देख रहे हैं 3 से 3.5% के उछाल के साथ, लेकिन 265 पर आ गया है, मतलब इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे आ चुका है। नितिलेश जी, भेल भी यहाँ पर बजिंग स्टॉक्स में ही हम कह सकते हैं क्योंकि डिफेंस के जो शेयर्स है वहाँ पर भी लगातार अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? इन लेवल्स पर थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी और भेल के चार्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं आपको? देखो चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो 245 टू 50 एक अच्छा खासा जोन है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। हालांकि ऊपर में गैप एरिया है 275, वहां पे अगर
अटकता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फिर 275 अगर ये रीच करता है तो फिर आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस अपना 260 का रखिए, और जैसे ही ये स्टॉक फिर से 275 280 ये लेवल को सस्टेन करेगा तो आपको आपका जो भाव है वहां पे आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए। 300 या फिर 305 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर पार्शियल क्वांटिटी। तो अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। अच्छा खासा सपोर्ट है 245 250 का। 275 को क्लोजली वॉच करें, ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल होगा। 275 के लेवल को यहाँ पर आप क्लोजली आपको वॉच करने की सलाह है, और 260 के स्टॉप लॉस की यहाँ पर भेल पर सलाह है। फिलहाल होल्ड करके चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। यूट्यूब से हमारे पास फिर से अगला सवाल आया है। आनंद का सवाल है, मुंबई से ही ये बात कर रहे हैं। टाटा पावर के 2000 शेयर से 393 इनका बाइंग प्राइस है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर ये नजरिया इनका जो है लॉन्ग टर्म का है, और आगे समझना चाहते हैं कि क्या ओएमसीज में इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर देखिए शानदार प्रॉफिट ये कमा रहे, करीब 20,000 से ज़्यादा का मुनाफा हो रहा है टाटा पावर में, क्योंकि बजिंग स्टॉक से अगेन वही फैक्टर यहाँ पर भी काम कर रहा है। जियोपॉलिटिकल चिंताएं बढ़ रही है जिसके चलते हम देख रहे हैं डिफेंस का खेमा, एनर्जी पावर सेक्टर्स, कोल इंडिया, ये जो सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पर अच्छा उछाल और अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है। टाटा पावर में आप देखिए अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ उन लेवल्स पर मुनाफा कमाते हुए। क्या सलाह होगी नितिलेश जी, आप किस तरह से टाटा पावर के चार्ट्स को रीड कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए पिछले 1 महीनों में अच्छी तेजी नजर आई, और हमने देखा 4 मार्च के बाद बड़े उछाल देखने को मिल रहे हैं टाटा पावर में। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? देखिए टाटा पावर डेफिनेटली मैं सुबह जब आया ऑफिस में तो वही टाटा पावर के चार्ट को ही देख रहा था। लेकिन थोड़ा सा मार्केट निफ्टी नेगेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा नीचे देखते हैं स्टॉक को। लेकिन स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बिल्कुल बने रहिए। मेरे इसमें जो लक्ष्य है वो काफी ऊपर के लेवल में देख रहा हूँ। 460 470 एक इनिशियल लेवल है, और इसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ से मोमेंटम जो होगा वो अच्छा खासा पिकअप होगा। हर्डल है जो 410 को काफी दिनों से ब्रेक नहीं कर रहा है, तो 410 जैसे ही क्रॉस होगा तो इसके ऊपर मेरा जो व्यू होगा वो और बुलिश की तरफ मैं जाऊंगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, स्टॉक फिर से 385 के नीचे अगर ये चला जाता है तो मेरा जो व्यू है वो गलत व्यू हो जाएगा। तो अभी के लिए बिल्कुल बने रहिए, 410 का वेट कर दीजिए। 410 अगर अच्छी तरीके से क्रॉस करता है तो धीरे धीरे करके ये स्टॉक 460 470 ये लेवल भी क्या हो सकता है देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है टाटा पावर के ऊपर तो मेरा अच्छी पॉजिटिव व्यू, और 410 का एक क्रूशियल लेवल है, वहां पर आप देखिए वहां क्या मोमेंटम स्टॉक का नजर आता है। नहीं तो 385 का भी एक नीचे की तरफ लेवल होगा, अगर उससे नीचे जाता है तो फिर आपको एक बार फिर से इसको रिवॉच करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुके पड़ेंगे और अब अगले सवाल को शो में शामिल करेंगे। यूट्यूब के थ्रू हमें क्वेरी आई है। गीता का सवाल है, ओएनजीसी के 3000 शेयर्स है और 260 ये अपना बाइंग प्राइस बता रही है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं गीता। यहाँ पर देखिए ओएनजीसी में आज गिरावट देखने को मिल रही है, 269 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। 216 का बाइंग प्राइस उससे काफी नीचे आ चुका है, जिसके चलते काफी भारी नुकसान इन लेवल्स पर इन्हें होता हुआ 3000 माफ करिएगा इनका बाइंग प्राइस है और काफी नीचे आ चुका है। एक बार अगर स्टॉक को हम देखें ओएनजीसी के, तो यहाँ पर 3000 इनके शेयर्स है, 260 इनका बाइंग प्राइस है और 269 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है, करीब आधे % की गिरावट के साथ। पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पर करीब 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। नितिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे ओएनजीसी पे आपकी क्या सलाह होगी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से गीता को सलाह दीजिएगा। इसके अलावा लगातार ऑयल एंड गैस शेयरों पर एक दबाव और एक प्रेशर नजर आ रहा है। कितने दिन तक, जिस तरह की युद्ध की जो बातें, वहां से तो कुछ ईज आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो और कितना प्रेशर यहाँ पर आने वाले दिनों में दिखेगा? देखो ओएनजीसी मेरे लिए तो बाइंग वाला ही कैंडिडेट है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। मैंने लोअर लेवल से भी 220 240 ये लेवल से भी रिकमेंड किया है। परसों के शो भी मैंने एक चीज कही थी, ये जैसे ही 280 के ऊपर सस्टेन होगा तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें स्टॉक में और देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है, जब तक कि स्टॉक 250 ये लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक मेरा व्यू जो है वो बुलिश ही है। तो यहाँ पे मैं क्लोजली वॉच करूंगा 250 255 ये लेवल के हिसाब से, तो इनको मैं बिल्कुल बने रहने की राय दूंगा। अगर फिर भी डर लग रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करे और जो मुनाफा मिल रहा है 10 रुपए का तो उसको थोड़ा सा हल्का बुक करे, बाकी की पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू जो है मेरा वो पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं एक और चीज यहाँ पे देख रहा हूँ कि नीचे में जो एक गैप एरिया पेंडिंग है 218 फरवरी
जहां से एक स्टॉक ने गैप ओपनिंग दिया था, तो वही 265 260 6 ये लेवल के आसपास ही क्या होगा, उसके लिए सपोर्ट होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक और हमें देखने को मिल सकता है, तो वही जैसे कि वो बिल्कुल होल्ड करने की राय। ठीक है, ओएनजीसी को इन लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह। आगे बढ़ेंगे और अमेरिका ईरान वॉर से क्रूड और गैस सप्लाई चरमरा सी गई है। इसका असर ऑटो इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। गैस जो असर को लेकर नोमुरा ने एक रिपोर्ट जारी की है। पूरी डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सृष्टि, बताइए ऑयल एंड गैस शेयरों पर कितना इम्पैक्ट हम ऑटो सेक्टर पर भी देख रहे हैं और नोमुरा ने इसको लेकर क्या रिपोर्ट जारी की है? जी हाँ, गैस की कमी के चलते अब ऑटो सेक्टर के लिए भी चिंता खड़ी हो सकती है। आज नोमुरा का नोट आया है जहां पर उनका कहना है कि कई सारी ऑटो कंपनीज जो है गैस पर काफ़ी तरीके से अपने प्रोडक्शन को लेकर निर्भर है। नोमुरा ने हाईलाइट किया है कि यहां पर जो उनका पेंट डिवीजन होता है वहां पर गैस की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ फर्नेंसेस के लिए और साथ ही अगर आप देखें तो बाकी डिविजन्स में से जैसे कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के लिए भी गैस का यूजेज जो है वो रहता ही रहता है। अब ऐसे में जो तमाम इंडियन ऑटो ओईएम्स हैं उन पर खतरा मंडराता हुआ दिखेगा कि क्या प्रोडक्शन में जो है थोड़ी सी कमी आएगी या नहीं। नोमुरा ने ये भी कहा है कि जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे यानी अपनी क्षमता का मेजॉरिटी परसेंट या फिर लगभग पूरी क्षमता जो है वो अपना यूज़ कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि थोड़ा भी डिस्ट्रप्शन आता है तो पूरी प्रोडक्शन लाइन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हुई दिखेंगी। नोमुरा ने कुछ नाम भी हाईलाइट किए हैं जिसमें कि मारुति सुजुकी, एमएनएम, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और आयशर मोटर्स। ये कहना है कि नियर पीक लेवल्स पर उनका यूटिलाइजेशन है और यहां पर उनके लिए खतरा ज्यादा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में से बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, ऊनो मिंडा और साथ ही साथ भारत फॉर्ज, ये कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं गैस की जो अनसर्टिनिटी है उसको लेकर। तो अगर गैस में कुछ भी कमी आती है तो ऐसे में इनके प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी वॉलेटाइल है और नोमुरा ने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते जो है आपको इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया सृष्टि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए डिटेल सृष्टि ने बता दी, लेकिन एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं नीतिलेश जी से। नीतिलेश जी, ऑटो सेक्टर देखिए आज निफ्टी के टॉप लूजर सेक्टर में बना हुआ है और लगातार यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जिस तरह से गैस की कीमतों में तेजी आ रही है वहाँ पर उसका असर इस इंडस्ट्री पर भी पड़ता हुआ और करीब ऑटो सेक्टर यहाँ पर देखिए 12% तक इस वक्त टूट गया और निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। तमाम जितने भी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, चाहे वो एमएनएम हो, टीवीएस मोटर हो, बजाज ऑटो हो, जितनी भी इंडियन ओईएम्स है उन पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप किस तरह से जो ये तमाम सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट ऑटो इंडस्ट्री पे देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से कितनी चिंता यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखो, पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आयशर मोटर हो, टीवीएस मोटर हो और एक ऑटो सेक्टर में एक कंपनी है अशोक लेलैंड के ऊपर हमारा एक व्यू का राय था, वो व्यू का सेलिंग का व्यू था, वो ऑलमोस्ट हमारे लक्ष्य इसमें हासिल हो चुके हैं। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट शो के ऊपर फ्राइडे को मैंने भारत फोर्स में भी एक सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया, तो वहां पे भी एक हमारे जो सेलिंग के टारगेट है वो हासिल हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्लान कर रहा हूँ। मारुति मुझे अच्छा लग रहा है, ये लेवल के ऊपर अट्रैक्टिव लग रहा है। 12,500 12,600 से लेके मैं धीरे धीरे करके ये स्टॉक को 11,500 11,400 मतलब एक बफर रखूंगा 10% का, और इसमें मैं धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करूंगा। हर 3% गिरावट के ऊपर मैं मारुति को बाइंग करने की कोशिश करूंगा। अच्छा लग रहा है इस लेवल के ऊपर। टीवीएस मोटर अगर मुझे 3150 या फिर 3200 इस रेंज में मिलता है तो यहाँ पे मैं जरूर लेने की कोशिश करूंगा। जो स्टॉक 4,000 या फिर 15,000 के लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहे थे, मोमेंटम उसमें दिखने को मिल रहा था, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर ये स्टॉक 15% 20% अगर करेक्ट होते तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये भाव फिर से मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये डाउटफुल है। अगर शाम को या फिर 2-3 दिन में अगर न्यूज आती है कि हम लोग सीज फायर करते हैं या फिर कुछ वॉर रिलेटेड और अपडेट अच्छी आती है तो इन स्टॉक में पहले ही रिबाउंड हमें देखने को मिलेगा। तो ये लेवल मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन के लेवल है। मार्केट में यहाँ पे जरूर मैं यहाँ पे बाइंग करने की राय दूं।
ठीक है, ये सलाह ऑटो इंडस्ट्री और काफ़ी सारे शेयर्स पर भी नितिलेश जी ने रखी है। अगर क्रूजीज आउट होता है तो यहाँ पर आपको फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी आप देख सकते हैं और लेवल्स आपको बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। हेलो, मैंने डीएलएफ लिए है 275 शेयर एट द रेट ऑफ 817 जी। अभी लॉस बहुत है, 64,000 लॉस है। तो क्या करूं अभी? जी बिल्कुल संजय, एवरेज करूं या क्विट करूं इसे अभी? बिल्कुल आपको भी इस पर सलाह मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा नुकसान आप झेल रहे हैं डीएलएफ मेन लेवल्स पर, और आज भी देखिए गिरावट के साथ ही डीएलएफ कारोबार करता हुआ 817 पे आपने खरीदा है, 571 पे आ गया है शेयर। नितिलेश जी हमारे साथ संजय लाइव बने हुए हैं और इनके पास डीएलएफ के शेयर्स है, 817 पे खरीदा है और काफ़ी नीचे आ चुका है इनके बाइंग प्राइस से, जिसके चलते 67,000 से ज़्यादा का नुकसान इन लेवल्स पर इन्हें हो रहा है। और चार्ट्स की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने से 1 साल के निचले स्तर पर जाता हुआ कोई रिटर्न नहीं बना के दिए हैं, बल्कि 25% से 30% ये टूटता हुआ ही नजर आया है। डीएलएफ को किस तरह से देख रहे हैं आप, और आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा? संजय पूछना चाहते हैं, ये इन लेवल्स पर इन्हें एवरेज करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए लॉस बुक के साथ? देखो, इसमें मैं 2 प्रकार से राय देना पसंद करूंगा इनको। अगर ये डीएलएफ का काउंटर 520 से लेके 500 इस रेंज में अगर आता है तो वहां पे जरूर बाइंग करें। 465 आपको क्या लगाना पड़ेगा, नई जो क्वांटिटी है उसको आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहां से एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, तकरीबन 2008 से लेके 2023 मतलब 15 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट को रिटेस्ट करेगा 520 लेवल के आसपास आते तो वहां पे जरूर बाय करें। या फिर अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक प्रॉपर डाइवर्जेंस बन रहा है और साथ में एक दूसरी कैंडल बन गई, तो जैसे ही काउंटर 580 585 ये लेवल को क्रॉस करता है तो वहां पे आप क्वांटिटी को क्या करें, एवरेज करें, और जो नया स्टॉप लॉस होगा नई क्वांटिटी का फिर आप 560 के आसपास जरूर प्लान करें। धीरे धीरे करके पोजीशंस मेरे हिसाब से ये स्टॉक में फिर से 650 618 ये लेवल्स क्या हो सकते देखने को मिल सकते, तो वहां पे आप जो नया एवरेज करोगे तो वहां पे वो क्वांटिटी को क्या करें, बुक करें, और बाकी जो क्वांटिटी है फिर एक बार के लिए आप रिव्यू करें। ठीक है, ये सलाह डीएलएफ पर आपको आती हुई, प्लीज़ आप इस सलाह को ध्यान रखिएगा, लेवल्स का ध्यान रखिएगा संजय जी। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स के फर्स्ट एडिशन में इतना ही। नित हमारे साथ जुड़ने के लिए, 18 आवर स्वदेश को अपना वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए शुक्रिया सर। हैव ए नाइस डे।